नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक। वेलकम बैक टू एचआर क्लासेस शेखावाटी अंडर द लीडरशिप ऑफ अंग्रेजी विशेषज्ञ एचआर सर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। पिछली दो क्लासेज में साथियों हमने राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ा था। हालांकि मैंने वहां बताया था कि साथियों राजस्थान के सामान्य परिचय में और कुछ पढ़ा जाता है, लेकिन नवीनतम तथ्यों के साथ में जो आपके सामने कुछ जिले घोषित किए गए थे 19 और 3 नए संभाग घोषित किए गए थे, उनसे संबंधित हमने सामान्य परिचय पढ़ा था। इसलिए उन दो क्लासेज का नाम भी सेम था, राजस्थान का सामान्य परिचय। और साथियों रियली में राजस्थान के सामान्य परिचय में क्या पढ़ा जाता है? वास्तव में साथियों राजस्थान के सामान्य परिचय में नामकरण पढ़ा जाता है, और उस नामकरण से अति महत्वपूर्ण साथियों जानकारी लेकर के आया हूं, जो कि साथियों आपके आगामी परीक्षा बीएसटीसी और पशु परिचर परीक्षा 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले एक बात और कह देना चाहता हूं साथियों, धीरे धीरे क्लासेज और बाकी सब्जेक्ट की भी आ जाएगी, लेकिन जो चल रही है साथियों उस पर गौर अवश्य करना। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो जीके मैं पढ़ा रहा हूं साथियों, वो साथ के साथ आप याद करते जाना। बाद में साथियों क्या होता है कि वजन बढ़ जाता है। वजन का मतलब आपके भार बढ़ जाएगा कि ये याद करूं या ये याद करूं। जब एग्जाम निकट आएगी तो साथियों आप कंफ्यूजन हो जाओगे कि जीके याद नहीं हो रहा, इतने सारे सर ने तथ्य बता दिए, इतने सारे कंसेप्ट बता दिए। तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों आप साथ साथ याद कर रहे होंगे, और जो मौखिक रूप से मैं बातें बोलता हूं उनको साथियों नोट अवश्य कर लेना। और जब भी क्लास खत्म होना तो एक साथियों प्यारी सी स्माइल दे करके कमेंट जरूर करना, जिससे साथियों मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और अपने साथियों को जरूर बताना। क्या है कि साथियों पुनः शुरुआत करते हैं तो हालांकि कुछ डिमोटिवेट होता है, तो लेकिन साथियों जब आप साथ रहोगे तो साथ में मोटिवेट भी होता रहूँगा। लेकिन साथियों महत्वपूर्ण बात यही है कि आपको याद होना चाहिए। तो इन्हीं क्लासेज को आगे बढ़ाते हुए साथियों आज हम देखते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। बहुत साथियों काम की चीजें लेकर आया हूं। वैसे साथियों जीके हैं जो अथाह सागर है, लेकिन साथियों उस अथाह सागर में से कुछ मोती चुन करके लेके आया हूं, जो कि साथियों सीधे के सीधे एग्जाम में आएंगे। साथियों बिना किसी समय गंवाए हुए हम बात करते हैं राजस्थान के सामान्य परिचय में से। देखिएगा, पूर्ण मनोयोग से क्लास को देखिएगा। अब राजस्थान के सामान्य परिचय से पार्ट ये यानी कि 1 ही है, तो इसमें मतलब साथियों मैं उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास लंबी हो और राजस्थान के सामान्य परिचय को साथियों हम पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, राजस्थान के सामान्य परिचय में से क्या पढ़ा जाता है। और कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो साथियों पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और टेलीग्राम का चैनल का नाम भी यही है जो चैनल का नाम है, और देख लीजिएगा आप साथियों, प्राप्त कर लीजिएगा। देखिए, राजस्थान के सामान्य परिचय में साथियों पढ़ा जाता है राजस्थान का नामकरण। कहने का मतलब क्या है, एक बार जो दिख रहा है उसको साथियों इग्नोर कीजिएगा, मेरी बात सुनिएगा। राजस्थान का नामकरण, जैसे मान लो कि साथियों आपको ये पतंगाकार, पहले बता दूं कि आपको लिखना है, नोट करना है कि राजस्थान की आकृति कैसी है। तो साथियों पतंगाकार है। राजस्थान जब दूर से देखते हैं या ऊपर से देखते हैं तो कैसे दिखाई देता है? पतंग के आकार के समान दिखाई देता है, या तो पतंगाकार मिलेगा। यह साथियों इसी आकृति को बोलते हैं विषम कोणीय चतुर्भुज। आप नोट कर लीजिएगा, राजस्थान की आकृति बराबर पतंगाकार ऑब्लिक विषम कोणीय चतुर्भुज। अच्छा, ये आकृति बताने वाले व्यक्ति का नाम था क्या कोई? तो आप कहोगे था। क्या नाम था? टी.एच. हैंडले ने क्या कहा था कि राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार। या साथियों कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। अब जो राजस्थान की आकृति है वो इस प्रकार से साथियों, ये राजस्थान उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पश्चिम से लेकर के साथियों पूर्व तक, ये जो राजस्थान अपना बटा हुआ है ना कि नॉर्थ यहाँ हो गया, साउथ यहाँ हो गया, और वेस्ट यहाँ हो गया, और साथियों अपना ईस्ट यहाँ हो गया। तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर के साथियों पूर्व तक जो इतने इतने भागों में अपना राजस्थान फैला हुआ है ना, इसको किस किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में क्या नाम जाना जाता था? मध्यकाल में इसको क्या नाम से जाना गया? और आधुनिक काल में इसे क्या कहा गया? और कुछ अपने मध्यकाल में शासक आएंगे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी आएंगे, तो वो उस पर आक्रमण करके वो क्षेत्र जीत लेगा। जीतने के बाद में साथियों उस क्षेत्र का नाम परिवर्तित कर देगा। तो हमें ये सारी चीज़ें पढ़ी जानी, इस टॉपिक में पढ़ी जानी है। तो पूरा राजस्थान है, उसके साथियों हम कुछ महत्वपूर्ण पार्ट अगर हम देखने वाले हैं, तो जैसे हमने बताया कि आप कमेंट बॉक्स में बताना कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वर्ग मील में कितना है, और साथियों किलोमीटर में कितना है। आप 2 बात कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट अवश्य देख रहा हूँ। देखिएगा, आइए बात करते हैं साथियों राजस्थान के नामकरण से संबंधित। राजस्थान का नक्शा मैंने बता ही दिया है। राजस्थान के नामकरण से सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछा गया है वो साथियों कि पूछ ले कि ऋग्वेद में
क्या कहा गया है राजस्थान को, तो आपका उत्तर आएगा साथियों ऋग्वेद में क्या कहा गया है, ब्रह्मवर्त कहा गया है। याद रखना, ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा गया है। मैंने कोष्टक में लिखा है वैदिक काल। आपको पता है वेद कितने अपने 4 हैं, तो साथियों वैदिक काल किसे कहते हैं। यहां से एक प्रश्न आता है कि क्या आएगा कि राजस्थान को ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तर करना ब्रह्मवत। दूसरा प्रश्न आए कि वैदिक काल में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मवत कहते हैं। देखिए वेद कितने हैं अपने 4 हैं, उनमें से एक वेद का नाम क्या है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में उल्लेख क्या है, राजस्थान को ब्रह्मवत कहा गया है। और जिन कालों में साथियों जिस समय वेदों की रचना की गई उस काल को क्या कहते हैं साथियों, वैदिक काल कहा जाता है। इसलिए मैंने कोष्टक में क्या लिखा है, वैदिक काल लिखा है। और ऋग्वेद की रचना उस समय हुई, बाकी उस समय हुई जहां साथियों पूरे वेदों की रचना हुई। तो ऋग्वेद से लेकर के जो अथर्ववेद हैं, वो चारों वेद हैं, इन रचनाओं के समय को क्या कहते हैं, वैदिक काल कहते हैं। इसलिए आपसे प्रश्न पूछे कि ऋग्वेद या वैदिक काल में, वैदिक काल का मतलब क्या है, जहां पर जिस समय वेदों की रचना की गई, तो ऋग्वेद या वैदिक काल में क्या कहा गया साथियों, ब्रह्मवत कहा गया। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि वाल्मीकि ने किस पुस्तक की रचना की थी साथियों। आपको पता है रामायण नामक ग्रंथ लिखा था। आपको पता है महाभारत किसने लिखा था, महाभारत लिखा था वेद व्यास जी ने लिखा था। लेकिन रामायण जो ग्रंथ है ना, वो किसने लिखा था, वाल्मीकि जी ने लिखा था। और वाल्मीकि जी ने रामायण में क्या कहा है, राजस्थान को मरुकांतर कहा है। इसलिए मैंने कोष्टक में लिखा रामायण की रचना जिस काल में हुई वह काल क्या कहलाया, रामायण काल कहलाया। तो 2 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। देखो एक एक लाइन से, यहां से भी 2 प्रश्न, भाषा अलग अलग है, यहां से भी 2 प्रश्न, भाषा अलग है, लेकिन उत्तर साथियों इन 2 के भी एक है और इन 2 के भी एक है। समझने की कोशिश कीजिएगा। पूछ ले ऋग्वेद में राजस्थान को किस नाम से, ब्रह्मवत। वैदिक काल में किस नाम से, ब्रह्मवत। पूछ ले वाल्मीकि ने राजस्थान को क्या कहा, मरुकांतर कहा। पूछ ले रामायण काल में वाल्मीकि ने क्या कहा। तो ज्यादा कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, बस भाषा बदलेगा, उत्तर हमारा वही रहने वाला है। तो साथियों 2 नाम अपने ध्यान रखना। फिर बाद में जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो साथियों हमारे बीच में एक शिलालेख आता है। अब देखिएगा राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। उल्लेख का बात है कि जो राजस्थान में जो शिलालेख मिले ना, कि राजस्थान शब्द का उल्लेख राजस्थान में कहाँ मिला है, इसको साथियों नोट जरूर करना। सबसे पहले एक शब्द जरूर आता है यहाँ पर, देखिएगा साथियों शिलालेख क्या होता है। फिर बाद में गोसुंडी, खोज, ये सर्वप्रथम किसने पढ़ा, इस पर मैं जरूर आऊँगा। सबसे पहले 2 मिनट मेरी इस बात सुनिएगा। शिलालेख क्या होता है, देखिएगा साथियों शिलालेख का तात्पर्य होता है कि शिला पर लिखा गया लेख, और जिसमें शिला का मतलब क्या है, पत्थर। जो पत्थर पर लिखा गया, जैसे मान लो ये पत्थर है, पत्थर पर कुछ मैं लिख दूं तो ये क्या कहलाएगा साथियों, शिलालेख कहलाएगा। पत्थर का मतलब शिला, और शिला पर लिखा गया लेख क्या कहलाता है, शिलालेख कहलाता है। दूसरी अति महत्वपूर्ण बात साथियों, जो कि परीक्षा में नहीं पूछी जाती लेकिन सामान्य जानकारी के लिए पता होना चाहिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक शिलालेख का मतलब क्या होता है, एक शिलालेख का मतलब बताऊं क्या होता है साथियों, एक लाइन। एक शिलालेख बराबर पत्थर पर एक लाइन। मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये मान लो कोई साथियों पत्थर है, अपनी शिला है, और इस पर मैं साथियों एक लाइन ऐसे लिख दूं। यहाँ पर मैं कुछ लिख दूं कि जैसे अपन बाद में नष्ट हो जाएंगे कई सालों बाद में, तो मैं पत्थर पर लिख के जाऊं कि यहाँ पर मैं हुआ करता था, कुछ बच्चे स्टूडेंट क्लास लिया करते थे, तो मैंने यहाँ लाइन लिख दी। उस चैनल का नाम HR क्लासेस शेखावाटी था, तो मैंने एक लाइन में ये साथियों, यहाँ एक लाइन में ये बातें लिख दी। तो एक लाइन का मतलब क्या होता है, एक शिलालेख होता है। फिर बाद में मैं अगर दूसरी लाइन लिख दूं तो कितने शिलालेख मिल गए अपन को, 2 शिलालेख मिल गए। फिर मैं तीसरी लाइन लिख दूं तो उसको क्या बोला जाएगा, 3 शिलालेख मिले। ऐसा नहीं कि 3 शिलालेख, एक शिलालेख ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, नहीं। 3 शिलालेख का मतलब क्या होता है, पत्थर पर हमें 3 लाइनें मिली है। ठीक जैसे हम पढ़ते हैं कि अशोक के 14 शिलालेख मिले। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि साथियों जब हम शिलालेख पढ़ेंगे तब महत्वपूर्ण बातें आएंगी। जैसे पढ़ा जाता है कि अशोक के हमें 14 शिलालेख मिले, उनका मतलब क्या है साथियों, हमें पत्थर पर कुल कितनी लाइनें मिली है, 14 लाइनें मिली है। उन 14 लाइनों को साथियों 14 शिलालेख कहा गया है। निचोड़ क्या है, एक लाइन का मतलब क्या होता है, एक पंक्ति का मतलब क्या होता है, एक शिलालेख होता है। तो शिलालेखों पर हमें जानकारी मिलती है। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें साथियों राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिला, तो याद रखना साथियों गोसुंडी शिलालेख है। गोसुंडी नामक स्थान पर साथियों एक पत्थर था, पत्थर पर लिखा हुआ मिला जिसे शिलालेख कह दिया। और कौन से स्थान पर मिला, गोसुंडी नामक स्थान पर मिला, जो कि कहाँ है साथियों, नगरी कहाँ है साथियों, चित्तौड़गढ़ है। इस नगरी का
प्राचीन नाम जरूर ध्यान रखना साथियों, नगरी का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था, मध्यमिका हुआ करता था। और यहाँ पर एक शिलालेख मिला गोसुंडी नामक स्थान जो कि नगरी का प्राचीन नाम मध्यमिका, जो कि कहाँ हुआ करती थी साथियों, चित्तौड़गढ़ में पहले हुआ करती, वर्तमान में नाम क्या है, नगरी है। अच्छा, इस शिलालेख की खोज किसने की साथियों, ध्यान रखना, कवि राजा श्यामल दास ददीवाड़िया ने की। पूरा नाम क्या है साथियों, कवि राजा श्यामल दास ददीवाड़िया ने की। और साथियों इनकी पुस्तक जरूर ध्यान रखना, श्यामल दास जी की पुस्तक है साथियों वीर विनोद, लिख लीजिएगा साथियों वीर विनोद। बाकी मैं चर्चा, आपको पता है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से साथियों 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया। ये लाइन भी कहाँ लिखी गई है, इस वीर विनोद पुस्तक में लिखी गई है। किन्होंने लिखी थी, कवि राजा श्यामल दास ददीवाड़िया ने लिखी थी। तो खोजा किसने साथियों शिलालेख को, कवि राजा श्यामल दास ददीवाड़िया ने। फिर इस शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा किसने, भाई खोज तो दिया लेकिन पढ़ने का काम किसी से नहीं हुआ, तो पढ़ा किसने साथियों, D.R. भंडारकर ने पढ़ा था। कब का है साथियों, 532 ईसा पूर्व का है, नोट करना ईसा पूर्व, जिसे साथियों इंग्लिश में BC के नाम से जाना जाता है, ईसा पूर्व। कहने का मतलब क्या हुआ साथियों, ईसवी। अब कौन सी, जैसे 2024 चल रही है तो ये ईसवी चल रही है। फिर बाद में यहां से आओगे 2024 साल पहले जाओगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इससे पहले का जो समय कहलाता है वो क्या कहलाता है, ईसा पूर्व। इस जीरो के बाद का समय क्या कहलाता है, ईसा कहलाता है। तो देख लो कितने साल पुराना है, तो 532 ईसा पूर्व का है, जो कि प्रश्न पूछा गया है। फिर बाद में प्रश्न पूछा गया था, गोसुंडी शिलालेख है वो साथियों कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। तो भाषा वगैरह आप ध्यान रख लोगे। वर्तमान में साथियों कहाँ, कौन से संग्रहालय में रखा गया है, उदयपुर म्यूजियम में रखा गया है। आप कमेंट बॉक्स में बताना साथियों, म्यूजियम जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, संग्रहालय कहते हैं। म्यूजियम सिटी किसे कहते हैं, संग्रहालयों का शहर किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इस गोसुंडी शिलालेख में साथियों हमारे राजस्थान को क्या कहा गया है, राजस्थानीय कहा गया है। नोट करना साथियों, अगला वाला शिलालेख लाऊंगा बसंतगढ़ शिलालेख, उसमें साथियों कहा गया है राजस्थानीय द्वितीय। इस शिलालेख में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, वो कौन सा है, गोसुंडी शिलालेख। और इसमें राजस्थान शब्द को क्या कहा गया है, राजस्थानीय कहा गया है। जो ये अपना प्रदेश है ना, वो 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। इस पूरे के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम क्या है, राजस्थानीय। कौन से शिलालेख में, गोसुंडी शिलालेख में। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो कई बार पूछा गया है साथियों, ध्यान रखना। इस शिलालेख में वैष्णव स्टार लगा लीजिएगा, वैष्णव या भागवत धर्म के प्रचार का उल्लेख है। प्रश्न क्या आता है कि राजस्थान का वह शिलालेख बताइए जिसमें वैष्णव धर्म / भागवत धर्म के प्रचार का उल्लेख है। ऐसा प्राचीनतम सबसे पुराना शिलालेख कौन सा है, गोसुंडी शिलालेख है। वैष्णव का मतलब क्या हुआ, ऐसे लोग जो साथियों विष्णु की क्या करते हो, विष्णु जी की आराधना करते हो, पूजा करते हो, वह धर्म क्या कहलाया, वैष्णव, या उसी को कहते हैं भागवत धर्म, जो कि साथियों अपने RS की परीक्षा में पूछा गया है, आपकी परीक्षा में रिपीट हो सकता है। तो गोसुंडी शिलालेख के बारे में ये अति महत्वपूर्ण जानकारी आप नोट कर लीजिएगा। PDF को साथियों सेकंड प्राथमिकता देना, लेकिन प्रथम प्राथमिकता क्या होनी चाहिए साथियों, आपके नोट्स आप खुद अपने हाथों से लिखिएगा। तो गोसुंडी शिलालेख के बारे में इतनी जानकारी जो आते हैं वो मैंने बता दिया है। दूसरा सबसे हमारा महत्वपूर्ण शिलालेख कौन सा है साथियों, दूसरा हमारा शिलालेख ध्यान रखना बसंतगढ़ शिलालेख है, जिसमें साथियों राजस्थान को क्या कहा गया है, राजस्थानीय द्वितीय कहा गया है। देखो कहाँ मिला, खीमल माता मंदिर के यह जो शिलालेख मिला है वह साथियों सिरोही में एक मंदिर है। ये इस प्रकार का साथियों एक मंदिर है जिसका नाम क्या है, खीमल माता का मंदिर है। इस मंदिर में एक मूर्ति है, खीमल माता का मंदिर है, जो कि कहाँ पर है, सिरोही में। इस खीमल माता के मंदिर के आस यानी कि दीवार पर एक पत्थर पर क्या लिखा गया है, शिलालेख लिखा गया है, जो कि साथियों नाम क्या है इसका, बसंतगढ़ शिलालेख है। कब का है, 682 ईसा पूर्व का है। अपना वो कब का था साथियों, 532 ईसा पूर्व का था। कौन सा, गोसुंडी शिलालेख। ये उसके बाद का है 682 ईसा पूर्व, जरूर ध्यान रखना। उस समय साथियों सिरोही है जो साथियों मेवाड़ के अंतर्गत आता था, और मेवाड़ शासक कौन था साथियों उस समय, शिलादित्य था। तो ध्यान रखना शिलादित्य के समय था। और इसमें साथियों राजस्थान शब्द का जो उल्लेख है वह क्या मिलता है, राजस्थानीय द्वितीय। नोट करना साथियों, यहाँ है राजस्थानीय द्वितीय और वहाँ ऊपर क्या था, केवल राजस्थानीय। तो दोनों में साथियों फर्क कर लीजिएगा। गोसुंडी शिलालेख में तो कौन सा शब्द का उल्लेख मिलता है, राजस्थानीय, जबकि साथियों अपने बसंतगढ़ शिलालेख में कौन से शब्द का उल्लेख मिलता है, राजस्थानीय द्वितीय शब्द का उल्लेख मिलता है।
तो मैंने साथियों अभी 3 बातें बताई है, 3 बातों को एक बार रिकॉल कर लीजिएगा साथियों। मैंने क्या बताया, राजस्थान का नामकरण बताया, फटाफट रिकॉल कीजिएगा। ऋग्वेद में क्या नाम दिया गया है साथियों, ब्रह्मवत दिया गया है। वहीं बात करें साथियों रामायण काल में क्या दिया गया है, रामायण काल में साथियों वाल्मीकि जी ने मरुकांतर दिया गया है। फिर बाद में साथियों हमने 2 शिलालेख पढ़े, 2 शिलालेख साथियों, पहला था गोसुंडी शिलालेख, दूसरा था साथियों बसंतगढ़ शिलालेख। याद करो गोसुंडी शिलालेख कहाँ से मिला, नगरी कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ है। नगरी का प्राचीन नाम क्या है साथियों, मध्यमिका है। कब का शिलालेख है गोसुंडी शिलालेख, 532 ईसा पूर्व का शिलालेख है। अच्छा, गोसुंडी शिलालेख कौन सी लिपि में लिखा हुआ है, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। कौन सी भाषा में लिखा गया है साथियों, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। सबसे पहले खोजा किसने, तो कवि राजा श्यामल दास दद्दीवाड़िया ने खोजा, जिनकी पुस्तक का नाम क्या है साथियों, वीर विनोद है। अच्छा, गोसुंडी शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा किसने, तो याद रखना साथियों D.R. भंडारकर के द्वारा पढ़ा गया। उसमें साथियों राजस्थानीय शब्द का उल्लेख मिलता है, जबकि बसंतगढ़ में साथियों अपने राजस्थानीय द्वितीय शब्द का उल्लेख मिलता है, यानी कि राजस्थान को क्या कहा गया। तो प्रश्न एक बार क्या आया था साथियों, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न क्या आया कि निम्न में से वह शिलालेख बताइए जिसमें राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। शिलालेख की बात कर रहा है, ये राजस्थान का वह शिलालेख बताइए जिसमें राजस्थान को या राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो पहली प्राथमिकता तो किसे देनी है साथियों, गोसुंडी शिलालेख को। दूसरी प्राथमिकता किसे देनी है, बसंतगढ़ शिलालेख को देनी है। अब परीक्षा में क्या हुआ कि गोसुंडी शिलालेख ऑप्शन में नहीं दिया गया। जब नहीं दिया गया तो साथियों द्वितीय प्राथमिकता क्या है, अपन किसको चुनेंगे, बसंतगढ़ शिलालेख को चुनेंगे। तो ये प्रश्न आया हुआ है जिसमें गोसुंडी शिलालेख अपने ऑप्शन में नहीं था, तो साथियों बसंतगढ़ शिलालेख ऑप्शन में था, तो अपना ये राइट आंसर मान लिया गया। प्रथम प्राथमिकता गोसुंडी शिलालेख, द्वितीय प्राथमिकता बसंतगढ़ शिलालेख को देनी है। ये तो थी साथियों अपने प्राचीन काल के बाद। अब आ जाओ साथियों मध्यकाल में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के नाम। सबसे महत्वपूर्ण अच्छी सारणी बना करके लेके आया हूं, कौन सी चीज कब आपको खिलानी है वो साथियों मेरे ऊपर छोड़ना, और आपको साथियों अच्छी तरीके से पचाना है। पचाने का मतलब क्या है, इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। मध्यकाल में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के नाम। देखो क्या हुआ साथियों, ये जो आपको सारणी दिखाई दे रही है, अपने यहाँ एक सारणी में साथियों वर्तमान नाम, दूसरा है साथियों परिवर्तित नाम, मतलब कुछ शासकों के द्वारा उन क्षेत्रों पर अधिकार करके जीत करके उनका साथियों नाम परिवर्तित कर दिया गया, और जिसके द्वारा किया गया वो अगली सारणी में। देखो साथियों पहला है साथियों सिवाना, जो कि बाड़मेर में पड़ता है, और इसका नाम परिवर्तित किया था साथियों खैराबाद। क्यों किया था, क्योंकि साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण करके जीत लिया था, और अपना रोप जमाने के लिए साथियों उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया खैराबाद। और वर्तमान में खैराबाद का वर्तमान नाम क्या है साथियों, सिवाना। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो मध्यकाल में यहां से प्रश्न आता है जो कि साथियों सारणी रटने को है, बाकी महत्वपूर्ण चीजें मैं बता दूंगा। तो देखो एक बार, सिवाना का नाम बदल दिया गया खैराबाद, किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। जालोर का परिवर्तित नाम क्या किया साथियों, जलालाबाद, किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। चित्तौड़गढ़ का परिवर्तित नाम किसने किया, खिजराबाद। महत्वपूर्ण है साथियों, इन दोनों में कंफ्यूजन मत हो जाना। खिजराबाद चित्तौड़गढ़ है, खैराबाद साथियों सिवाना है, और खिजराबाद किसने किया, एके मतलब अलाउद्दीन खिलजी। तो ये 3 तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने क्षेत्रों के नाम चेंज कर दिए। ये कौन कौन से, सिवाना, जालोर, चित्तौड़गढ़। सिवाना का खैराबाद, जालोर का जलालाबाद, चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद। वहीं बात करें साथियों उदयपुर का परिवर्तित नाम किया गया मोहम्मदाबाद। ध्यान देना साथियों, मोहम्मदाबाद किसने किया, अकबर ने किया। चलो आगे चलिए। आमेर वर्तमान में जयपुर है साथियों। मेमिनाबाद किसने किया, मोहम्मद शाह। नोट करना साथियों, यहाँ तो है मोहम्मदाबाद जो कि क्षेत्र का परिवर्तित नाम था, और यहाँ है मोहम्मद शाह जो कि एक राजा का नाम हुआ करता था। तो दोनों में अंतर कर लीजिएगा आप। उदयपुर साथियों का नाम परिवर्तित अकबर ने क्या किया, मोहम्मदाबाद। आमेर का मोहम्मद शाह ने क्या किया, मेमिनाबाद किया। वहीं बात करें साथियों तिमनगढ़ जो कि करौली में पड़ता है, इसका नाम परिवर्तित साथियों इस्लामाबाद किया। किसने किया, मोहम्मद गौरी ने किया। ये सारणी साथियों आपको याद होनी चाहिए। बाकी साथियों जब दुर्ग पढ़ेंगे ये सारी चीजें वापस रिपीट होगी, लेकिन साथियों राजस्थान के नामकरण में ये पूछा जाता है प्रश्न। तो सिवाना, खैराबाद, जालोर, जलालाबाद, ऐसे आमेर, मेमिनाबाद, तिमनगढ़ अपने मोहम्मद गौरी। किसने किया, वर्तमान नाम क्या है, ये आपको याद होने चाहिए साथियों, नोट कर लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण सारणी है। आगे चलिएगा साथियों, आगे अपने टॉपिक आता है, वह है साथियों ब्रिटिश काल में राजस्थान का। इससे पहले हमने 2 चीजें पढ़ी है, एक तो प्राचीन काल में राजस्थान के नाम, एक मध्य काल में राजस्थान के नाम। अब आ जाओ साथियों ब्रिटिश काल में राजस्थान के नाम। कहने का मतलब क्या हुआ, ब्रिटिश काल को साथियों आधुनिक काल माना जाता है। तो ब्रिटिश काल का मतलब क्या हुआ,
वह काल जिस समय साथियों राजस्थान पर किसका दबदबा रहा करता था, अंग्रेजों का दबदबा रहा करता था, यानी कि ब्रिटेन, अंग्रेज कहाँ के थे साथियों, ब्रिटेन के थे, और ब्रिटेन वालों को क्या कहते हैं, ब्रिटिश सरकार कहते हैं। तो ब्रिटिश काल में राजस्थान का नाम क्या क्या हुआ करता था। ब्रिटिश काल में साथियों राजस्थान के दो नाम हुआ करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला राजपूताना, और दूसरी जो श्रेणी है वह है राजस्थान रायथान रजवाड़ा। आइए बात करते हैं पहले साथियों किसको समझते हैं, अपन राजपूताना को समझते हैं। ब्रिटिश काल में अगर पूछ ले राजस्थान को राजपूताना किसने कहा, अति महत्वपूर्ण है साथियों, कई दफा प्रश्न पूछा गया है। राजपूताना राजस्थान को किसने कहा था, जॉर्ज थॉमस ने कहा था। अब यहाँ कोष्टक में लिखा हुआ है मौखिक रूप से, प्रश्न आया एक सेकंड ग्रेड में कि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना कहा, इसका लिखित प्रमाण कहाँ मिलता है। तो जॉर्ज थॉमस ने तो भाई घूम के राजस्थान घूम रहे थे, तब मुंह से कह दिया कि इस राजस्थान को मैं क्या कहता हूँ, राजपूताना कहता हूँ। कब कहा साथियों, 1800 ईस्वी में कहा। अब कौन सी चल रही है, 2024वीं चल रही है, तो ध्यान रखना यहाँ ईस्वी है। तो जॉर्ज थॉमस ने मौखिक रूप से मुंह से बोल दिया कि राजस्थान को मैं राजपूताना कहता हूँ 1800 ईस्वी में, मौखिक रूप से। अब इसका लिखित प्रमाण कहाँ मिलता है भाई, लिखित प्रमाण मिले तभी तो हम माने। इनका एक दोस्त का नाम था साथियों जो इनके साथ रहता था, दोस्त का नाम था विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है जिसका नाम है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ध्यान रहे साथियों, जो कि 1805 में लिखी गई थी। तो वापस फर्क समझ लीजिएगा साथियों, राजस्थान को राजपूताना किसने कहा, जॉर्ज थॉमस। उत्तर आएगा कब का, 1800 ईस्वी में। इसका लिखित प्रमाण कहाँ मिलता है, इनके दोस्त का नाम था साथियों विलियम फ्रैंकलिन की खुद की पुस्तक है जिसका नाम है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। पूछ ले इस पुस्तक के रचयिता कौन है, विलियम फ्रैंकलिन, जो कि कब लिखी गई थी, 1805 में, इस बात का उल्लेख मिलता है। दूसरी बात करें साथियों, राजस्थान रायथान रजवाड़ा, तीनों नाम देने वाले, ये अगर पूछ ले राजस्थान को राजस्थान किसने कहा, आदमी का नाम है, वहां बात की साथियों शिलालेख कि राजस्थान को राजस्थान किसने कहा, रायथान किसने कहा, रजवाड़ा किसने कहा। तो उत्तर आएगा साथियों कर्नल जेम्स टोड। ये उस समय साथियों 1829 के आसपास ये पश्चिमी राजस्थान जो राजस्थान है वो साथियों इस पश्चिमी राजस्थान की क्या हुआ करते थे, पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। आगे बताऊंगा पॉलिटिकल एजेंट क्या होता है। तो ये पश्चिमी राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट के पद पर नियुक्त हुआ करते थे। प्रश्न पूछा गया है कि कर्नल जेम्स टोड ने ये नाम दिए गए हैं। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक कौन सी है जिनमें ये नाम दिए, तो साथियों याद रखना एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान ये पुस्तक है। और साथियों इस पुस्तक का दूसरा नाम भी परीक्षा में पूछ लिया गया है जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो पुस्तक को 3-4 बार दोहराओ कि एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसी पुस्तक का दूसरा नाम है सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। साथियों याद होना बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है, क्लास को देख करके संतुष्टि लेना कोई मतलब वाली बात नहीं है। जब तक आपके दिमाग में बात नहीं बैठेगी ना, नोट्स कितने ही बना लो, लिख लो कितनी, क्लास कितनी देख लो, जब तक आप याद नहीं करोगे ना, क्योंकि दिमाग परीक्षा में तो क्या जाना है, कलम जाएगी और आप खुद जाओगे, आपका दिमाग जाएगा। तो जब तक साथियों दिमाग में नहीं बैठाओगे तब तक साथियों पार नहीं पड़ने वाली है। तो साथियों याद करना, अपनी कमजोरी को दूर करना, ऐसा नहीं कि क्लास देख ली हम याद कर लेंगे, नहीं, याद करना है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। देखिएगा एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, सेंट्रल वेस्टर्न ऑफ राजस्थान, यह पुस्तक 1829 में लंदन में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की गई थी। इसका बात आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जो ये पुस्तक जो प्रकाशित की गई वो साथियों पूरी है जो राजस्थान के ऊपर लिखी गई है। अब राजस्थान के ऊपर लिखी गई है तो साथियों पहली बार में अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। हालांकि कुछ गलतियां भी हुई कर्नल जेम्स टोड के हिसाब से, क्योंकि पहला संस्करण था। और इस अंग्रेजी भाषा का साथियों जो पुस्तक लिखी गई उसका हिंदी अनुवाद किसने किया, पूछा जाता है कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया। ये कहाँ के थे साथियों, अपने राजस्थान के थे। राजस्थान में भी एक जगह पड़ती है साथियों, रोईडा गांव के थे। और रोईडा गांव वर्तमान में कहाँ पड़ता है, पीडीएफ में लिखा हुआ है साथियों, सिरोही में पड़ता है, तो आप आराम से देख लीजिएगा। तो ये बात आती है। तो दोबारा देखो साथियों, ब्रिटिश काल में राजस्थान को 2 नामों से जाना जाता था, राजपूताना, इसकी पूरी व्याख्या देखी हमने। और दूसरा हमने देखा साथियों राजस्थान रायथान रजवाड़ा। प्रश्न आता है कि राजस्थान को रायथान रजवाड़ा किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने कहा। अब आओ साथियों, अति महत्वपूर्ण नोट लेकर के आया हूं आपको। और हिंदी अनुवाद किसने किया था, गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने किया था, 1835 में किया था। अब कुछ नोट देख लो, जितने मैं नोट लाता हूं साथियों आपको लिख लेने हैं, यहां से प्रश्न आना तय है। पूछ ले राजस्थान इतिहास के जनक या राजस्थान इतिहास के पितामह, या आपसे पूछ ले घोड़े वाले बाबा,
यहाँ साथियों ये राजस्थान इतिहास के जनक ओब्लिक पितामह, ये अलग से पूरा नाम है घोड़े वाले बाबा। फिर तीसरा जो नाम पूछ ले आपसे कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ, एक ग्रंथ था जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। दोस्तों रासो का मतलब क्या होता है कि किसी राजा की प्रशंसा में लिखा गया जो ग्रंथ होता है वह क्या कहलाता है, रासो कहलाता है। और यह जो रासो है ना वो पृथ्वीराज की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ था, तो इसका नाम क्या हो गया, पृथ्वीराज रासो। अच्छा लिखा किसने का था, कोई कमेंट बॉक्स में बता सकता है क्या, तो आप बता देना। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है जो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया था, याद रहे, बाकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। अच्छा जो ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ था ना, इसको सबसे पहले प्रकाश में लाने का श्रेय यानी कि किसे जाता है, तो कर्नल जेम्स टोड को जाता था। यानी कि लोगों के सामने ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लाया किसने, भाई चंद्र बरदाई ने तो लिख दिया। पूरा किसने किया इस ग्रंथ को, जल्लड़ ने किया। और ये ग्रंथ तो लिख दिया लेकिन लोगों के सामने लोकप्रिय किसने बनाया, तो कर्नल जेम्स टोड ने बनाया। इसीलिए साथियों इसीलिए साथियों प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का उद्धारक किसे कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। ये ऊपर वाले दो नाम भी ध्यान रखना, राजस्थान इतिहास के जनक। और साथियों जनक इसलिए कहते हैं क्योंकि राजस्थान इतिहास पर सबसे पहले लेख किसने लिखा था, अपने कर्नल जेम्स टोड ने लिखा था। पितामह का मतलब फादर हो गया, घोड़े वाले बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी जाते थे ना कि राजस्थान में घूमते थे तो साथियों घोड़ा लेकर के जाते थे और ऊपर साफा पहनते थे जिससे बाबा लगते थे, इसलिए घोड़े वाले बाबा कहते हैं। और साथियों मुझे कोई कमेंट बॉक्स में करके बता सकता है कि कर्नल जेम्स टोड के साथियों गुरु का क्या नाम है, ये कमेंट बॉक्स में करके बता देना, मैं आगे आने वाली क्लास में मैं बता दूंगा। अच्छा फिर है साथियों राजस्थान इतिहास के प्रथम पूर्ण इतिहासकार कौन है, और पूछ ले राजस्थान का गिरबन किसे कहते हैं। यहां गिरबन में साथियों जो मात्रा है वह छोटी आएगी तो छोटी कर लीजिएगा। गिरबन किसे कहते हैं, दो उपनाम दो उपनाम जरूर ध्यान में रखना, राजस्थान का गिरबन और राजस्थान का प्रथम पूर्ण इतिहासकार किनको कहते हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। केवल इतना सा पूछ ले राजस्थान इतिहास के जनक तो कर्नल जेम्स टोड। देखो इनका मतलब क्या हुआ, प्रथम पूर्ण इतिहासकार। देखो कर्नल जेम्स टोड ने क्या हुआ कि राजस्थान इतिहास पर पुस्तक तो लिख दी, कौन सी, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। अब उसमें देखो कुछ गलती हुई, अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी, तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने क्या लिख दिया कि इसका हिंदी अनुवाद कर दिया, और कुछ जो कर्नल जेम्स टोड से जो कुछ गलती हुई थी उनको साथियों सुधार करके लिख दिया। इसलिए प्रथम पूर्ण इतिहासकार पूछे तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा, और जनक पूछे तो अपने बाबा टोड को कहते हैं। अच्छा गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहाँ के निवासी थे साथियों, रोहिड़ा गांव जो कि सिरोही में पड़ता है। और एक आपकी बीएसटीसी परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है कि प्राचीन भारतीय लिपि माला के पुस्तक के लेखक कौन है, तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ही करना, जो कि साथियों अति महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है। इसी बात को साथियों हम आगे बढ़ाते हुए अब देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि साथियों आपको समझनी चाहिए। हालांकि लाइन तो एक ही है काम की, जो मैं आपको नीचे बताऊंगा कि राजस्थान है वो कौन सी श्रेणी में आता था। इसको समझने से पहले साथियों हमारे बीच में एक बात समझनी पड़ती है। देखिएगा आपको स्क्रीन के माध्यम से दिखाई दे रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात ब्रिटिश काल में भारत के जो राज्य थे ना वो कितने भागों में बटे हुए थे, 4 भागों में बटे हुए थे। थोड़ी सी दिमाग लगाने की बात है साथियों, ये अपना क्या हुआ था, ये अपना भारत हुआ करता था इस प्रकार का। और ये जो भारत है जैसा कच्चा उच्चा देख लीजिएगा, इस भारत में जो जितने भी टोटल राज्य थे ना, ब्रिटिश काल का मतलब क्या है, जब अंग्रेजों का भारत में राज था उसमें साथियों ब्रिटिश काल में भारत में जितने भी राज्य थे ना वो कितने भागों में बटे हुए थे, 4 भागों में बटे हुए थे, 4 श्रेणियों में बटे हुए थे। देखिएगा इस सारणी को समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली थी ए श्रेणी, दूसरी थी बी, तीसरी थी सी और चौथी थी डी। ए श्रेणी में कौन कौन से प्रदेश आते थे, शामिल प्रदेश, ब्रिटिश प्रांत आते थे। बी में कौन से आते थे, रियासतें। सी में कौन आते थे, केंद्र शासित प्रदेश। और डी में कौन आते थे, अर्जित प्रदेश। इनका मतलब समझो, ए श्रेणी में वह प्रदेश आते थे जो ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे। अच्छा ब्रिटिश प्रांत का मतलब क्या हुआ, ब्रिटिश प्रांत का मतलब ये हुआ जैसे मान लो कि ये कोई प्रदेश है और इस पर सीधे तौर से अधिकार किसका है, अंग्रेजों का है। यानी कि यहाँ राज कौन करते थे, अंग्रेजी करते थे। रूल भी किनके लगते थे, अंग्रेजों के लगते थे। एक लाइन में कहूँ तो 100% अधिकार जिस प्रदेश पर अंग्रेजों का है
जहां पर नियम अंग्रेजों के होते हैं और लोग उन्हीं के अंग्रेजों के नियम मानते हैं, वह साथियों क्या कहलाता है, ब्रिटिश प्रांत कहलाता है। यानी कि 100% अधिकार वाला क्षेत्र अंग्रेजों का, वह क्या कहलाता था, ब्रिटिश प्रांत। और मान लो जिस पर अंग्रेजों का अधिकार अप्रत्यक्ष रूप से हो, प्रत्यक्ष रूप से हो तो जिसे क्या कहते हैं, ब्रिटिश प्रांत। अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या होता है, जैसे राजस्थान है अप्रत्यक्ष रूप से था। जैसे मान लो कि ये कोई रियासत है, इस पर पहले राजा होगा और राजा किसके अंडर में होगा, अंग्रेजों के अंडर में होगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से किसका शासन हुआ, अंग्रेजों का, तो उन्हें कहते हैं रियासतें। और केंद्र शासित प्रदेश तो जानते हो, जैसे आज भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं जिन्हें यूटी के नाम से जाना जाता है, यूनियन टेरिटरी। फिर अर्जित प्रदेश का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो अर्जित प्रदेश मतलब उन्हें हड़प लिए गए, अर्जित कर लिए गए, यानी कि प्राप्त कर लिए गए, नॉर्मल सी बातें। और जो इनका मुखिया होता था, ए श्रेणी का जो मुखिया होता था उसे क्या कहते थे, जीजी। जीजी का मतलब क्या हुआ, गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था। बी श्रेणी के जो राज्य होते थे उनका मुखिया कौन होता था, राजा। और राजा किसके अंडर में काम करता था, अंग्रेजों के। सी श्रेणी के जो मुखिया होते थे, मुखिया कौन होते थे, एजीजी। एजीजी का पूरा नाम क्या है, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल, कंप्लीट। साथियों जो डी श्रेणी के अपने मुखिया होते थे, वहां पर साथियों अंग्रेजों के जो प्रशासक होते थे वो नियुक्त कर दिए जाते थे। जैसे साथियों अर्जित प्रदेश कौन सा है, अंडमान निकोबार है। ये बातें समझाने का पीछे एक ही लॉजिक है। अब आप खुद बता सकते हो साथियों कि प्रश्न आता है कि ब्रिटिश काल में राजस्थान किस श्रेणी के अंतर्गत आता था। तो राजस्थान में तो क्या हुआ करती थी साथियों, रियासतें हुआ करती थी। कितनी, 19 रियासतें हुआ करती थी। और केंद्र शासित प्रदेश उस समय भारत में टोटल कितने थे, 4 में से एक था, वो कहां पर था साथियों, राजस्थान था। तो ज्यादा अनुपात किसका हुआ, देखो रियासतों का अनुपात हुआ। तो राजस्थान उस समय कौन सी श्रेणी में आता था, बी श्रेणी के अंतर्गत आता था। हालांकि मैं एक लाइन लिख करके आपको ये बातें समझा सकता था, लेकिन साथियों इसके पीछे आपको कारण जानना पड़ता है कि राजस्थान है ब्रिटिश काल में, यहां देखिएगा मैं ऊपर आऊंगा वापस, राजस्थान में ब्रिटिश काल में बी श्रेणी के अंतर्गत आता था। क्योंकि बी श्रेणी के अंतर्गत क्या आती थी साथियों, रियासतें। क्योंकि राजस्थान में कुल रियासतें कितनी थी साथियों, 19 तो रियासतें थी। और साथियों ठिकाना कितना था, एक ठिकाना था। अच्छा मैंने साथियों यहां पर बताया कि यहां मैंने साथियों ऊपर बताया कि भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हुआ करते थे, 4 हुआ करते थे। वो 4 कौन कौन से हैं, पहला है वो साथियों दिल्ली है, दूसरा है अजमेर मेरवाड़ा, तीसरा है कुर्ग और चौथा है साथियों बलूचिस्तान। अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में आता था। देखो अब 3 बातें आपको समझ में आ जाएगी। राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था, कौन सा, अजमेर मेरवाड़ा। ये भारत की बात है और ये राजस्थान की बात है। कुल रियासतें राजस्थान में कितनी, 19। राजस्थान में कुल ठिकाने कितने, रियासतों के अंडर में ठिकाने कितने थे, 3। कौन कौन सा, नीमराणा, अलवर, लावा, जयपुर, कुशलगढ़। लावा पहले टोंक में आता था लेकिन अब जयपुर में आता है। और नीमराणा अलवर और कुशलगढ़ साथियों बांसवाड़ा। तो ये साथियों अपने कुल 3 ठिकाने हो गए। तो 19 रियासत, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित। अब देखो साथियों, अब देखिएगा साथियों ये बातें क्लियर हो गई है, 20 श्रेणी के अंतर्गत आता था। अब छोटी मोटी 4-5 अगर बात देख लेते हैं तो साथियों ये पूरा टॉपिक हमारा एंड हो जाएगा। देखिएगा साथियों अब आते हैं साथियों एकीकरण के समय। एकीकरण की बात मैंने कुछ समय पहले बताई थी, वापस रिपीट करो। एकीकरण कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में, 8, 7, 14। कितना समय लगा, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगा। ये पहले की क्लासेज में बता दी गई। अब क्या हुआ साथियों, जो पूरे भारत का, भारत में राजस्थान किस में आता, भारत में आता, पूरा भारत किस में बटा हुआ था साथियों, रियासतों में बटा हुआ था। अब भाई आज़ाद होने, यहाँ साथियों 1997 नहीं है, यहाँ कितना है 1947 कर लीजिएगा पीडीएफ में, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ साथियों। यहाँ 5 जुलाई 1947 है, ना कि 97। यहाँ थोड़ा साथियों करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ कितना है साथियों 1947। देखिएगा पूरे भारत का एकीकरण करने के लिए साथियों रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। रियासती विभाग की स्थापना किन्होंने की थी साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासती विभाग की स्थापना की, कब की, 5 जुलाई 1947 को की। अच्छा इस रियासती विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। और सचिव किसे बनाया गया, वीपी मेनन को बनाया गया। इस रियासती विभाग का काम क्या था कि भाई जितने रियासतें हैं उनका एकीकरण करके भारत में मिलाना, और जो रियासतें पाकिस्तान में मिलना चाहती है उनको पाकिस्तान में मिलाना। तो इस रियासती विभाग का ये काम हुआ करता था।
सबसे जो महत्वपूर्ण यहाँ से हमारा प्रश्न पूछा जाता है वो साथियों ये वाला प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जो कि 7 चरणों में हुआ है वो किसे दिया जाता है। तो याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। यही बात यहाँ से महत्वपूर्ण काम की थी। और 5 जुलाई 1947 आप एक काम कर लीजिएगा, PDF हालांकि साथियों यही मिलेगी 1997 वाली, और यहाँ साथियों 5 जुलाई 1947 अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, महत्वपूर्ण बातें हैं, देखिए अब देखिएगा साथियों 4-5 बातें और महत्वपूर्ण है। एकीकरण का प्रथम चरण आपको पता होना चाहिए। एकीकरण में प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को, उसका नाम क्या था साथियों, मत्स्य संघ। अब यहाँ पर नीचे बातें लिखी गई है राजस्थान के एकीकरण से संबंधित है। एकीकरण का जो द्वितीय चरण था उसकी डेट थी 25 मार्च 1948। इनको याद कर लेना, बाकी एकीकरण में साथियों ट्रिक के माध्यम से याद करवाया जाएगा। एकीकरण के द्वितीय चरण में 25 मार्च 1948 जो कि गठित हुआ था और जिसका नाम क्या हुआ करता था, पूर्वी राजस्थान संघ। अब देखो प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण के कौन से चरण में किया गया। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि एकीकरण का द्वितीय चरण जो कि 25 मार्च 1948 को था और उसका नाम क्या था, पूर्वी राजस्थान संघ में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। भाई अपने कितने चरण थे, टोटल के टोटल 7 चरण हुआ करते थे। पहले चरण का तो नाम क्या हो गया दोस्तों, देखो मत्स्य संघ। कहीं राजस्थान नाम आया क्या, आप कहोगे नहीं आएगा, नहीं आया। दूसरे चरण का नाम क्या रखा गया, पूर्वी राजस्थान संघ। राजस्थान को राजस्थान देखो यहां कहा गया कौन से चरण में, दूसरे चरण में। तो पूछा जाता है कि एकीकरण के समय कौन से चरण में राजस्थान को राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो द्वितीय चरण में किया गया था। द्वितीय चरण का नाम क्या था, पूर्वी राजस्थान चरण था। फिर बाद में जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान शब्द को विधिवत वैधानिक मान्यता, विधिवत मतलब जो कानूनी रूप से कि कब स्वीकार कर लिया गया कि राजस्थान को राजस्थान कहो। इतनी देर से तो कोई इतिहासकार कह रहा था, कोई शिलालेख कह रहा था, कोई एकीकरण कह रहा था, रामायण काल में कह रहे थे, ये अलग अलग मान्यताएं कह रहे थे। लेकिन साथियों वैधानिक मान्यता का मतलब होता है कि हमेशा इसको यही नाम से पुकारा जाएगा। कानूनी रूप से मान्यता कब मिली, और जो शब्द आता है वह यही आता है कि राजस्थान शब्द को विधिवत या वैधानिक मान्यता साथियों 26 जनवरी 1950 को मिली थी। क्यों, क्योंकि साथियों इस समय संविधान क्या हुआ था, अपना लागू हुआ था, जो कि साथियों एकीकरण के 6वें चरण की डेट है। मैंने आपको साथियों 5 से लेकर के 6 डेट तो आपको याद करवा दी गई है। पहले चरण की देख लो यह है, द्वितीय चरण की यह है, और साथियों छठे चरण की यह, 7वें चरण की मैंने आपको बताई थी एकीकरण 1 नवंबर 1956। तो विधिवत मान्यता ध्यान रखना, जब संविधान लागू हुआ था ना उस समय साथियों कानूनी रूप से अपन को राजस्थान कहा जाने लगा था। तो 26 जनवरी 1950 चरण पूछे तो साथियों एकीकरण का कौन सा चरण हुआ करता था, ये 6वां चरण हुआ करता था। एक छोटी सी बात है साथियों, देख लीजिएगा। दिसंबर 1953 में क्या हुआ साथियों, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठित राज्य पुनर्गठन आयोग, नाम से पता चल रहा है कि राज्यों का क्या किया जाएगा, पुनर्गठन किया जाएगा। वहां पर एक आयोग गठित किया गया 1953 में, किसकी अध्यक्षता में, डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में यह आयोग गठित किया गया। और इस आयोग की सिफारिश पर साथियों राजस्थान को 1 नवंबर 1956 को राज्य के रूप में मान्यता प्रदान दे दी गई कि भाई अब राजस्थान क्या बन गया है, राजस्थान बन गया है। इसीलिए तो प्रश्न आता है कि राजस्थान को वर्तमान स्वरूप कब मिला, तो तारीख आएगी 1 नवंबर 1956, जो कि साथियों मैंने पहले की क्लास में बता दिया गया है। प्रश्न पूछा जाता है कौन सा आयोग था, राज्य पुनर्गठन आयोग, किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया, फजल अली। इनका काम क्या था, हर राज्य का पुनर्गठन करके उनको राज्य के रूप में मान्यता प्रदान करना। तो अपना राज्य को कब मान्यता प्रदान की गई कि राजस्थान एक राज्य है, 1 नवंबर 1956 को। लेकिन राजस्थान को राजस्थान शब्द की वैधानिक मान्यता कानूनी रूप से कब कहा गया, 26 जनवरी 1950। विधिवत आए तो ये डेट करनी है, और साथियों राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता आए तो अपन को ये डेट करनी है। याद करो 1 नवंबर को क्या बनाते हैं, राजस्थान स्थापना दिवस बनाते हैं। वो इसी कारण बनाते हैं। राजस्थान दिवस 30 मार्च, राजस्थान भाषा दिवस कितनी तारीख को, 21 फरवरी को बनाते हैं। ये थी साथियों आज की महत्वपूर्ण क्लास। दोबारा बता देना चाहता हूं हमने साथियों इन क्लास में क्या देखा है। सबसे पहले नवीन जो
नवीन जानकारी हुआ करती थी साथियों राजस्थान के नामकरण से संबंधित ऋग्वेद में क्या कहा गया है। फिर बाद में हमने साथियों 2 शिलालेख देखे। 2 शिलालेख के बाद में मध्यकाल में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के नाम देखे, परिवर्तित नाम क्या था, वर्तमान नाम क्या था, ये सारी चीज़ें देखी। इनके बाद में साथियों हम आगे आधुनिक काल जिसे ब्रिटिश काल कहते हैं, उनमें साथियों 2 नाम प्रचलित थे, राजपूताना और दूसरी श्रेणी का जो नाम था राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा। ये हमने पूरी चर्चा देखी। इसके बाद में साथियों कुछ महत्वपूर्ण नोट थे वह देखे। फिर बाद में साथियों स्वतंत्रता के पश्चात ब्रिटिश काल में भारत में जितने राज्य थे वो 4 भागों में बटे हुए थे, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी में बटे हुए थे। इसके साथ साथ में राजस्थान कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता था, बी श्रेणी के अंतर्गत आता था। फिर एकीकरण के समय हमने कुछ बातें देखी। तो ये थी साथियों आज की महत्वपूर्ण क्लास। मैं आशा और उम्मीद करता हूं आज की क्लास कुछ लंबी हुई होगी और कुछ महत्वपूर्ण नई जानकारी में मिली होगी। साथियों आपको पीडीएफ कहां मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर अवश्य मिलेगी। और कोई भी महत्वपूर्ण सुझाव हो वो साथियों आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना और एक प्यारी सी स्माइल देकर के कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिएगा साथियों, मैं मिलूंगा एक नई जोश, नए उल्लास, नए उमंग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।